हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो 2021 में हुआ था। यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं पेपर 2 के लिए हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई। यूटेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हम पेपर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और प्रीवियस ईयर का पेपर है भाई पेपर 2। CDP हमारे इस पेपर में रहेगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो यहाँ से टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। काफ़ी सारी थ्योरी चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ यूटेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे, चैनल पर नए हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट बनी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यूटेट 2024 की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को टॉपिक्स पता चलेंगे। और ये वाला जो पेपर है 2021 का हम पेपर को अब देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 2 पार्ट्स में रहेगी ये वीडियो। स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हिंदी के भी मैं सेशन कंटिन्यू आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, हिंदी के साथ साथ हिंदी प्लस SST। तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट रेफर कर सकते हैं, शिक्षा फॉर नौकरी इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छे को लेवल पर क्वेश्चन दिए हैं। देखो आपको टॉपिक समझने हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं और किन किन टॉपिक से आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है। CTET से अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन का लेवल है, मतलब टफ है। एक तरीके से आपको कहना चाहिए कि CTET इजी रहता है। यूटेट के मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन देख रहा हूँ यूटेट में, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को टफ देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है संज्ञानात्मक, इमोशनल और मोटर एक्टिविटीज़ जो होती है, संवेगात्मक जो क्रियाकलाप होते हैं। तो राइट आंसर है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अग्र मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, जिसको फोर ब्रेन कहा जाता है, वो संज्ञानात्मक पक्ष देखता है, ठीक है, भावात्मक पहलुओं को देखता है, और जितने भी मोटर स्किल्स होते हैं, जिसको संवेगात्मक या प्रेरक क्रियाकलाप जो होते हैं, वो फोर ब्रेन देखता है। बात करें अगर हम मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं भाई? फाइनल पार्ट होता है, मतलब ये सबसे आखिरी हिस्सा होता है ब्रेन का, जिसको हम मिड ब्रेन बोल रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? जिसको मध्य मस्तिष्क बोल रहे हैं, तो ये फाइनल पार्ट होता है ब्रेन का। और इसमें क्या होती है, सारी की सारी जो चीज़ें होती है, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना संबंधित सूचना संबंधित जितनी जानकारी है वो इस मस्तिष्क के इस पार्ट से संग्रहित की जाती है और इसमें ही स्टोर्ड की जाती है, इसी से ही प्रोसेसिंग करी जाती है। जितनी भी हम मेमोरीज या सूचनाएं जो स्टोर्ड करते हैं वो मिड ब्रेन में, और ऊपर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक प्रेरक क्रियाकलाप वो सारे के सारे हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं, शारीरिक अंगों तथा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? ये ग्रोथ एवं डेवलपमेंट से टॉपिक है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में वीडियो में बता चुका हूँ, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक्स हैं। उसमें एक टॉपिक मैंने ये भी बताया, वृद्धि एवं विकास। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी, शारीरिक अंगों का बढ़ना, बॉडी पार्ट्स का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, विकास कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है, या क्रम विकास कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है? जो भी फिजिकल शारीरिक चेंज हो रहे हैं शरीर के अंतर्गत, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, बर्थ से लेकर आगे पूरे जीवन पर्यंत जो भी शरीर में चेंज होते हैं, चाहे लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो वृद्धि को बताते हैं। डेवलपमेंट क्या है? विकास क्या है? विकास देखो, माइंड जब डेवलप करता है तो वो क्या होता है? विकास कहलाता है आपका। कोई भी चीज़ आप लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, पर्सनालिटी आपकी विकसित होती है, वो सब डेवलपमेंट में कहलाता है। डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? एक समय के बाद जाके फिजिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनमें वृद्धि होना बंद हो जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एक निश्चित समय अंतराल बाद जो है बंद हो जाती है। बट डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, आप सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपसे को इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ ए मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। आपको बताना है कि स्मृति के
अव्यवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का प्रकार नहीं है, जो टाइप ऑफ मेमोरी नहीं है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति या कार्यकारी स्मृति। आपको बताना है मेमोरी की कौन कौन से टाइप हैं। स्टेज मॉडल जो दिया गया है मेमोरी का, तो देखो सेंसरी बुद्धि का जिक्र किया गया है इस मॉडल में। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं कुछ निश्चित समय के लिए और उसके बाद वो मिट जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी कि आपने कोई बचपन में आपकी जो यादें होती हैं वो अभी तक जो आपके पास होती हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती हैं। कार्यकारी स्मृति एक प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यही पूछा गया था कि स्मृति का प्रकार जो नहीं है वो है वर्किंग मेमोरी, एक स्मृति का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन 4 देखते हैं भाई, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को क्या कहा जाता है? टू थिंक मोर अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक चिंतन कहलाता है, हॉलिस्टिक चिंतन कहलाता है यानी कि समग्र चिंतन, तर्क संगत चिंतन या उपयुक्त में से कोई नहीं। थिंकिंग यानी कि सोच। देखो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान, कॉग्निशन या फिर इमोशन इसको आप बोल सकते हैं। ये टॉपिक है संज्ञान से रिलेटेड, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं थ्योरी चैप्टर में इसको कवर अप कर लूँगा, तो आप लोगों को भी सीडीपी बाल विकास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ हम पेपर 2 का लेवल देख रहे हैं, पेपर 1 में भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है समग्र चिंतन, होलिस्टिक थिंकिंग यानी कि जब एक या एक से अधिक चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं यानी कि आप अपने आसपास जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो वो होलिस्टिक कहलाता है आपका। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन यूटेट में पूछे जाते हैं, सीटेट में कभी नहीं आएगा आपको। इस लेवल का क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूटेट की प्रिपरेशन थोड़े अलग लेवल से करनी पड़ती है। सीटेट में क्या है, बेसिक पैडागोजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ यूटेट में जो है ना डीप पैडागोजी यानी कि जो बहुत गहरे क्वेश्चंस होते हैं ना वो निकाल के लेके आते हैं बाल विकास के। देखो वांटिंग टू ईट व्हेन वन इज ओवरवेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस। तो देखो इन तीनों को समझ लेते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना, कि भाई एक व्यक्ति है वो मोटा है लेकिन बहुत अच्छा भोजन करना चाहता है, तो इसमें क्या द्वंद्व की स्थिति है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अप्रोच भी है इसमें, अवॉइडेंस भी है, यानी कि किसी चीज़ को करना भी चाहता है और रुकना भी चाहता है। इस प्रकार की स्थिति में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? उपागम परिहार द्वंद्व बोला जाता है इसको। इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, कि दो चीज़ें चल रही हैं। क्या है दो चीज़ें? कि भाई किसी चीज़ को करने का मन भी है लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं। देखो मोटे हो आप लेकिन भोजन फिर भी करना चाह रहे हो, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है, ये देखते हैं अभी हम कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि भाई कोई दो चीज़ें हैं, समझो यहाँ पर कोई दो चीज़ें हैं जिसमें से आपको चॉइस करनी है, कोई दो चीज़ें हैं जिसमें से आपको चॉइस करनी है, ठीक है, और दोनों जो है समान उपयोगी हैं, यानी कि इक्वल वेटेज है दोनों का। सपोज ए कोई चीज़ है वो भी आपको पसंद है और वो बहुत अच्छी भी, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बी है वो भी आपको पसंद है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके के जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बताना है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपने 2 इंटरव्यू दिए भाई, ठीक है, या फिर आपने 2 एग्ज़ाम दिए, आपने कोई भी, दोनों एग्ज़ाम आपके पास हो जाते हैं। तो अब आप देखते हो कि भाई एग्ज़ाम ए जो हमारा क्वालिफाई हुआ उसको सेलेक्ट करें जॉब करने के लिए, या एग्ज़ाम बी जो क्वालिफाई हुआ है उसको सेलेक्ट करें। दोनों ही एग्ज़ाम प्लस ग्रेड के हैं, दोनों ही अच्छे ए ग्रेड के एग्ज़ाम है, ए भी और बी भी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्रोच अवॉइडेंस का एग्जांपल हमने देख लिया। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है भाई? देखो अवॉइडेंस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है, कोई भी एक व्यक्ति है, वो अपनी डिसलाइक और लाइक में जब फंस जाता है, कैसे? देखो भाई जॉब है, कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको समझना, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात करी जा रही है। देखो अब इसमें क्या होता है कि कोई एक पर्सन है वो अपना जॉब में है, ठीक है,
उसे अपनी जॉब पसंद नहीं है, जॉब कर रहा है लेकिन जॉब पसंद नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर, लेकिन वो रिज़ाइन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं रिज़ाइन कर लूँगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, अनएम्प्लॉयड हो जाऊँगा, बेरोज़गार हो जाऊँगा। तो ये क्या है, कैसी स्थिति है, अवॉइडेंस स्थिति। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि ऐसी स्थिति बहुत आती है, जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनको पता है कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरी जॉब मिल जाए, जॉब दूसरी मिल नहीं रही, वो चाहते हैं कि रिज़ाइन करना, अगर मैं रिज़ाइन वो, लेकिन उनके मन में दुविधा आती है कि अगर रिज़ाइन कर दूंगा तो बेरोज़गार हो जाऊंगा, सैलरी कहाँ से आएगी मेरे पास, पैसे कहाँ से आएंगे। तो इस स्थिति में जॉब वो कर रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब पसंद नहीं है, छोड़ना वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस स्थिति को कहते हैं अवॉइडेंस। तो ये देखो काफ़ी डीप क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। अवॉइडेंस हमने किस चीज़ से समझा, जॉब के एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया है। अप्रोच अवॉइडेंस भी हमने किस लिए समझ ली कि भाई जॉब है, दो जॉब है, दो अच्छी जॉब आपके पास आ गई है, अब उसमें से आपको चूज़ करना है, तो वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और अप्रोच अवॉइडेंस में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति मोटा है, ठीक है, और उसको क्या है, खाना भी खाना है, तो ये वाली चीज़ जो होगी, जो बात क्लियर हो गई, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंस से लिया गया है, इंटेलिजेंस टॉपिक से लिया गया है। इसकी थ्योरी वाला चैप्टर मैं करा चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया, और ये क्वेश्चन को ज्यादातर लोग गलत करेंगे। विलियम स्टर्न ने दिया है, टर्मन ने दिया है, रॉस ने दिया या बिने ने दिया है। इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यूटेट में। तो IQ जो होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, IQ कैसे निकालते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल आयु मल्टीप्लाई क्या होता है 100। तो ये फॉर्मूला होता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है बुद्धि लब्धि की, किसने दी है सबसे पहले, तो ये दी है भाई विलियम स्टर्न ने दी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब आप कहोगे बिने ने दी है, बहुत सारे लोग आंसर यहाँ पर क्या कर देंगे, बिने लगाएंगे, बट जो बिने आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने टेस्ट दिया है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो कंडक्ट किया है वो साइमन बिने ने किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसने दी है, वो विलियम स्टर्न ने दी है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर हो गया, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ सोल है, माइंड है, बिहेवियर है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा, मस्जिद, व्यवहार या फिर चेतना। तो सही आंसर क्या है भाई, किस जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, व्यवहार, बिहेवियर का। प्रेजेंट साइकोलॉजी इज नोन एज द साइंस ऑफ बिहेवियर की, यानी कि विज्ञान का, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट, इनमें से जो कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो टेस्ट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए। देखो CTET में इस तरीके के क्वेश्चन आप देखने से भी नहीं मिलेगा आपको, आप उठा के देख लेना। CTET की जब प्रिपरेशन कराऊंगा तो वहाँ कंपैरिजन करके दिखा दूंगा दोनों क्वेश्चंस में, या क्वेश्चन के लेवल में, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के, कि यहाँ लेवल कितना ज़्यादा है और वहाँ एक स्टैंडर्ड लेवल रहता है, यहाँ लेवल बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोशा इंकबॉक्स टेस्ट या TAT, नेक्स्ट ड्रॉ ए मैन टेस्ट या फिर MMPI। तो देखो ये सारे के सारे जो हैं टेस्ट हैं, अलग अलग टेस्ट हैं साइकोलॉजी के। अब ये कहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, किस चीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर पूछा गया नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। अब MMPI क्या है, इसको समझते हैं किस प्रकार का टेस्ट है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। रोशा इंकबॉक्स टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यूटेट में कि ये किस प्रकार का एक टेस्ट है, किस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को टेस्ट करने के लिए ये इस प्रकार का टेस्ट चलाया जाता है या किया जाता है, जिसको बोलते हैं रोशा इंकबॉक्स टेस्ट। अब इसमें जो है पर्सनैलिटी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं, इनकी चेक की जाती हैं। पर्सनैलिटी तो देखी जाएगी, उसके साथ साथ इमोशनल, यहाँ बता देता हूँ, इमोशनल टेस्ट भी किया जाता है, इमोशनल टेस्ट भी चेकआउट किया जाता है, यानी कि किस प्रकार का व्यक्ति का इमोशन है, किस प्रकार की इमोशन फंक्शनिंग है, कार्य, यानी कि भावात्मक पहलू को भी यहाँ पर टेस्ट किया जाता है रोशा इंकबॉक्स टेस्ट में, पर्सनैलिटी के साथ साथ, यानी कि व्यक्तित्व के साथ साथ। पहली बात क्लियर हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर TAT टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है किस लिए किया जाता है? तो देखो, किसी भी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उस चीज़ की जानकारी के लिए या उस पर्सनैलिटी की जानकारी के लिए टीएटी टेस्ट किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति किसी के साथ साझा नहीं करता, उसके दिमाग में वो सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो उस प्रकार का जो पर्सनैलिटी है, उस प्रकार का जो व्यक्तित्व है किसी भी व्यक्ति का, उसको आकलन करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए ये टीएटी टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डीएपी। क्या होता है भाई? ड्रॉ ए मैन टेस्ट। ये किस लिए किया जाता है भाई? ये भाई किसी भी बच्चे का साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक आकलन करने के लिए ड्रॉ ए मैन टेस्ट किया जाता है। ध्यान देना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड, मनोवैज्ञानिक आकलन करने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल हिदायत है इसमें कि ये किस चीज़ का परीक्षण है? बच्चों पर किया जाता है साइकोलॉजिकल आकलन करने के लिए। क्लियर होगी बात? अब लास्ट बचता है MMPI। क्या है ये भाई? तो भाई किसी भी व्यक्ति का मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी करने के लिए MMPI टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, यानी कि प्रक्षेपी परीक्षण टेस्ट नहीं है। मानसिक प्रोसेस को चेक करने के लिए, मानसिक जो भी संक्रियाएं चल रही हैं उनको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो आई होप चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। ए टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो डैट, इसमें वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इससे की सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वे दूसरों को प्रभावित कर सके। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर को क्यों पढ़नी चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जब आप जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब आप टेस्ट देने जा रहे हैं यूटेट का, इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आप क्लियर करते हैं तो आप जो है स्कूल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको ये टेस्ट क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी आप क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे कि आप जो है अपने शिक्षण को बहुत प्रभावशाली बना सकें। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि बच्चा क्या चाहता है क्लास में, बच्चा किस प्रकार से समझना चाहता है, किस प्रकार से आप बच्चे को अपनी शिक्षण रणनीतियों में बदलाव करके अच्छा पढ़ा सकते हैं। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को पढ़ाई जाती है। क्लियर बात? नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा 10। ए चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड इन ए बैड कंपनी, व्हाट वुड बी योर ड्यूटी एज ए टीचर। देखो, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? उसके माता पिता से आप मिलोगे, उसकी उपेक्षा करोगे, उसे विश्वास में लेकर समझाओगे या उसे डांटोगे? तो देखो, डांटने से कभी कोई बच्चा सही नहीं होता है, सही राह पर नहीं आएगा। पेरेंट्स से मिलकर आप उसको इन्फॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी यहाँ पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है बच्चे के प्रति। लेकिन अगर आप उसे विश्वास में लेंगे, पहले आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे उसका, और उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे कि भाई ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ सही है। तो बच्चा केवल तभी समझ पाएगा जब वो आप पर ट्रस्ट करता होगा। अगर वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो आपकी बातों को नज़रअंदाज वो कर देगा, चाहे आप कितना भी समझा लें उसे। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। पियाजे से क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। पियाजे की थ्योरी हम आपको करा चुके हैं, कई बार प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं, लाइव सेशन में भी कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। तो ये बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन को विकसित किया गया? संवेदी मोटर में, यानी कि पूर्ण संज्ञानात्मक, मूल संज्ञानात्मक, औपचारिक संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कौन सी है? 4th स्टेज है। ये इसको हम क्या बोलते हैं कि अमूर्त चिंतन जब बच्चा करता है परिकल्पनाओं के बारे में, उनके चिंतन तो आ गया, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग जब बच्चा करने लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी 14 साल से यानी कि 11 या 12 साल से ऊपर की एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से ये चिंतन हम बच्चे के अंतर्गत विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इंटेलिजेंट टेस्ट पर अगेन आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो देख लो, थ्योरी चैप्टर जाके पढ़ डालो इंटेलिजेंस वाला जो मैंने पढ़ाया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है प्रीवियस ईयर से। एन इंटेलिजेंट टेस्ट में भी फुल्ली वर्बल, फुल्ली नॉन वर्बल और फुल्ली परफॉर्मेंस बेस्ड, और इट मे कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइटम फ्रॉम ईच कैटेगरी। दिस स्टेटमेंट इज, पूछा गया एक बुद्धि परीक्षण पूर्ण शाब्दिक, पूर्ण आंशिक या अवांछनिक या पूर्ण निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों का एकांशों का वीक्षण भी हो सकता है। ये कथन कैसा है? सही है, असत्य है, निश्चित है या अस्पष्ट है?
तो भाई इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण जो है कई चीजों का मिश्रण भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक चीज फाइंड आउट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व को अधोलेखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पर्सनैलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। देखो ये पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व वाली जो थ्योरी है, तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी है। किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है भाई। देखो सीटेट में इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस थ्योरी से, लेकिन इन्होंने पर्सनालिटी की लाइन लगा दी है, व्यक्तित्व की लाइन लगा दी है। अब क्यों लगाई है? देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी में व्यक्तित्व को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की पर्सनालिटी को अगर आप पहचान रहे हो तो उसके व्यवहार को भी समझ सकते हो, उसकी सोच को भी समझ सकते हो। पर्सनालिटी सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है कि आप उसके हर एक पहलू को समझ सकते हो। अगर उसके व्यक्तित्व को जान गए तो आपका टीचिंग करना, उसको समझाना, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करना बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप पर्सनालिटी को समझ रहे हो तो इसलिए इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। व्यक्तित्व को अधोलेखित विशेषताओं ज़्यादा स्पष्ट, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं। कहने का मतलब जो पर्सनालिटी होती है उसके अंतर्गत दोनों शारीरिक भी हो जाता है, मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इनमें से कौन सा सही है पर्सनैलिटी के संबंध में? तो यहाँ सारी विशेषताएं पर्सनैलिटी के संबंध में जो है सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि भाई देखो सारी प्रमुखताएं होती हैं। द मेन फीचर डू नॉट इजीली चेंज। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का जो मुख्य घटक होते हैं या मुख्य जो फीचर्स होते हैं वो कभी बदल नहीं सकते। जो मुख्य जो आसपास की चीज़ें हैं कि कुछ बिहेवियर चेंज हो सकते हैं लेकिन मुख्य बिहेवियर कभी नहीं बदल सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ कि सारी विशेषताएं ऊपर दी गई सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार की प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है? तो देखो प्याज जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर और गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो टर्निंग द हेड ओपनिंग द माउथ, की बच्चा जब छोटा होता है तो जब हम उसके वो सर घुमाता है या हम उसके गाल को छूते हैं, उसके चिक्स को छूते हैं, तो कुछ प्रकार के वो क्या करता है कि भाई प्रतिवर्त दिखाता है, जिसको रिफ्लेक्स कहते हैं कि एक्शन के प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो वो रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी की कैरेक्टरिस्टिक्स की जब आप उसको छूते हो तो वो क्या क्या प्रतिक्रिया दिखाता है, उसके बारे में पूछा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूटिंग बोलते हैं, मोरो बोलेंगे, ग्रेस्प बोलेंगे या फिर बेबंस्की बोलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्स हैं, अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जो बच्चा करता है। कि आप अगर उसको छुओगे तो वो अलग प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाएगा, आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो कुछ और प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो अभी उसको समझते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं कि अगर बच्चा सर घुमाता है, मुंह खोलता है, आप उसको टच करोगे उसके चिक्स को तो वो स्माइल करेगा। तो कुछ इस प्रकार के जब रिफ्लेक्सेस मिलते हैं तो उस प्रोसेस को या उस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं रूटिंग बोला जाता है। इस चीज़ को, इस प्रतिवर्त को रूटिंग बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? मोरो, अब अगर हम बात करें तो मोरो भी एक प्रकार का क्या है? पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है कि जब बच्चा अगर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ साउंड उत्पन्न हो रही है, साउंड सुनना है, वो तेज साउंड हो रहा है या लाइट आ रही है उसके ऊपर, तो जब वो प्रतिक्रिया देगा तो उसको हम बोलते हैं, उस एक्शन को बोलेंगे मोरो। ऑप्शन नंबर डी को हम देख लेते हैं भाई। डी में क्या आता है? बेबिंस्की आता है। अब बेबिंस्की क्या होता है भाई? बेबिंस्की वो होता है कि जहां पर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, सपोज बच्चे का जो पैर होता है, जो फुट होता है, फुट पर अगर आप टच करते हो या वो उसका पैर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है, किसी भी वस्तु से टच हो जाता है, तो उसके बाद जो अपने पैर को खींचेगा या जो भी रिफ्लेक्स दिखाएगा, जो भी प्रतिक्रिया दिखाएगा, वो बेबस की रिफ्लेक्स में आता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? आपसे पूछा गया है कि अपचार, मादक द्रव्यों का उपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार या सुरक्षा और निर्भरता। तो जो एक चैलेंज नहीं है एडोलसेंट में, किशोरावस्था में, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इनसिक्योरिटी और डिपेंडेंसी। तो भाई वो मिल जाती है, लेकिन देखिए डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करना जो मतलब इलीगल हो, इलीगल जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं बच्चे, तो उसे डेलिक्वेंसी बोलते हैं। सब्सटेंस अब्यूज मतलब गाली गलौज देना। नेक्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर की आप गलत सलत चीजें खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? किशोरावस्था में देखी जाती हैं। इस प्रकार के चैलेंजेस देखे जाते हैं, इस प्रकार की चुनौतियां बच्चों में देखी जाती हैं। असुरक्षा और निर्भरता ये नहीं देखी जाती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 15 क्वेश्चन हमने इस सीडीपी वाले सेशन में डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन 2021 ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड टेट के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो ये कमेंट जरूर लीव करना, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर